देखिए, आज 19वां दिन है और इस वीडियो में 19वें दिन के मॉडल आंसर की हम चर्चा करेंगे। और जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन दोनों जगह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। वहाँ पर डेली क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, और आप अपना आंसर लिख कर वहाँ पर दिखा सकते हैं। और जो भी कमी होगी आपके उत्तर लेखन में वो बताई जाएगी, और आप अपने आंसर राइटिंग में बेहतरीन सुधार कर कर एक उच्चतम स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये कार्यक्रम निःशुल्क चल रहा है, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। भविष्य में देखते हैं क्या होगा। फिलहाल प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय मंदिर निर्माण शैलियों पर प्रकाश डालिए। इसमें क्या है, अब इंट्रोडक्शन लिखना है मंदिर निर्माण शैली पर। भारतीय मंदिर निर्माण शैली पर संपूर्ण भारत में गुप्त युग में संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। इन मंदिरों का निर्माण विभिन्न राजवंशों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में कराने के फलस्वरूप इनमें क्षेत्रगत विभिन्नताएं आ गई हैं। वह इन्हीं विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न विद्वानों द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, वर्गीकरण क्या है वो देख लेते हैं। द्रविड़ शैली, वेसल शैली और नागर शैली। मंदिर वास्तुकला को तीन तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है: द्रविड़ शैली, नागर शैली और वेसल शैली। अब हम तीनों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, पहला है नागर शैली। नागर शैली का देखिए ये चित्र है, आप देख सकते हैं। ये जो सबसे ऊपर का भाग है इसको कलश कहते हैं, उसके नीचे का जो गुंबद नुमा है इसको आमलक कहते हैं, और ये जो है इसको रेखा शिखर है। ठीक है, अब रेखा शिखर के बाद देखिए नीचे क्या है, फिगर समझ लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला पार्ट जो है इसमें प्रदक्षिणा पथ है, जो मैंने एक गोलाकार टाइप का बनाया है। प्रदक्षिणा पथ के नीचे गर्भगृह है, और ये महामंडप है, ये अर्धमंडप है, ये नृत्य मंडप है। ठीक है, और ये गर्भगृह है ये। और ये जो है ये चबूतरा है, इसको जागती भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको चबूतरा भी कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं विशेषताओं को। कि नागर मंदिर मुख्यतः उत्तर भारत में विंध्य से लेकर हिमालय पर्वत के बीच बनाए जाते हैं। नागर मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर किया जाता है। इनका गर्भगृह वर्गाकार होता है। ठीक है, यह गर्भगृह है। ठीक है, यह गर्भगृह बनाया गया है। फिर शिखर के सर्वोच्च भाग पर आमलक, देखिए आमलक ये रहा, और कलश बने होते हैं सर्वोच्च भाग पर। गर्भगृह के चारों ओर अंतराल होता है। ये जो प्रदक्षिणा पथ है ये इसको अंतराल कहते हैं, जिसका प्रयोग प्रदक्षिणा पथ के रूप में किया जाता है। ठीक, अगला है नागर शैली के विकास में तीन शैलियों का प्रमुख योगदान है: उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली, चालुक्य शैली। भारत में नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेसल शैली पर। बेसल शैली आप लास्ट में लिखिएगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। पहले हम द्रविड़ शैली पर डिस्कस कर लेंगे। द्रविड़ शैली जो है, द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच किया जाता है। ठीक है, द्रविड़ शैली। अब ये द्रविड़ शैली के मंदिर की एक संरचनात्मक चित्र है, देख लीजिए। ये देखिए स्तूपिका, जो गुम्बद सबसे सिर पर बना, शीर्ष पर बना है, स्तूपिका कहते हैं। और ये जो पिरामिड नुमा आकार है ये द्रविड़ शैली में पाया जाता है। फिर जस्ट उसके नीचे अंतराल, जिसको प्रदक्षिणा पथ के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। और ये रहा, एक मिनट थोड़ा जूम कर देता हूँ। और ये रहा गर्भगृह। ठीक, और ये जो प्रवेश द्वार पर निर्मित होता है ये पार्ट, इसको गोपुरम कहते हैं। ठीक है, अब ये अंतराल हो गया, ये पिरामिड नुमा आकार हो गया। फिर ये जो पार्ट है ये स्तंभ बने होते हैं, इसमें असंख्य स्तंभ बने होते हैं जिनको महामंडप कहते हैं। फिर उसके आगे वाला पार्ट अर्धमंडप, और ये जो है नृत्य मंडप है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये तालाब बना हुआ है, मंदिर के भीतर ये तालाब होता है। ये सहायक मंदिर है, ये सहायक देवता देवी देवताओं का मंदिर है। या इसमें जो मंदिर का स्वामी होता है या फिर अन्य कोई राजवंश के हैं तो उनकी उनकी भी मंदिर यहाँ पे स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, बाकी ये चित्र रहा एक सीधा साधा। फिर देखिए यहाँ पे द्रविड़ मंदिरों का गर्भगृह जो वर्गाकार होता है। ठीक है, वर्गाकार होता है। गर्भगृह के ऊपर का शिखर पिरामिड के आकार का होता है, जो तलने के ऊपर तलना घटते क्रम में बना होता है। शिखर के सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका नामक संरचना बनी होती है।
फिर गर्भगृह के सामने बहुसंख्यक स्तंभों पर टीका, महामंडप, अर्धमंडप, नंदी मंडप जैसे संरचनाएं बनी होती हैं। ठीक है, ये रहा अर्धमंडप, महामंडप और नंदी मंडप। फिर गर्भगृह के सामने बहुसंख्यक स्तंभों पर गर्भगृह के चारों ओर अंतराल होता है जिसका प्रयोग प्रदक्षिणा पथ के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब द्रविड़ मंदिर सामान्यतः चहारदीवारी के भीतर बने होते हैं। देखिए, चारों ओर से घिरा हुआ था। ठीक है, यहाँ गोपुरम बना हुआ था। अधिकांश मामलों में प्रांगण के भीतर तालाब, कोने पर सहायक देवी देवताओं के मंदिर बने होते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के रूप में हम एक आध दो मंदिर को बता देंगे कि उदाहरण के रूप में राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है। ठीक है, अब हम आते हैं तुरंत बेसल शैली पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसल शैली का ये चित्र रहा। चित्र बना देने से थोड़ा सा क्या होगा, आपको लिखने में कम भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। देखिए, ये रहा स्तूपिका। अभी आपने देखा द्रविड़ शैली के मंदिरों में इस्तेमाल किया जाता था, इसको बनाया जाता था स्तूपिका। स्तूपिका के नीचे है पीपानुमा आकार। ठीक है, फिर ये रहा गर्भगृह। ठीक है, इसके बाद मंडप, फिर अर्धमंडप। इसमें नंदी मंडप टाइप चीज़ें नहीं होती हैं। फिर होयसल शासकों ने ये जो गर्भगृह है इसको कभी कभार स्टार आकार का या फिर ये बहुकोणीय या ताराकृति आकार का होयसल शासकों में गर्भगृह मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं। बेसर मंदिरों का निर्माण मुख्यतः कृष्णा तथा विंध्य के बीच किया गया है। इसका निर्माण 7वीं से 13वीं सदी के बीच मुख्यतः पश्चिमी चालुक्यों, राष्ट्रकूटों तथा होयसल शासकों द्वारा कराया गया है। ठीक है, बेसल शैली द्रविड़ और नागर शैली की मिश्रण है। अब बेसर मंदिरों की धरातल योजना एवं आकार द्रविड़ मंदिरों जैसे बने होते हैं। धरातल योजना और आकार जो है द्रविड़ मंदिरों जैसे बने होते हैं। गर्भगृह, विमान, ऊंचा उठा हुआ भाग, मंडप, सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका आदि द्रविड़ मंदिरों से बने होते हैं, लेकिन इनका अलंकरण तत्व सजावट नागस मंदिरों की भांति होता है। फिर अधिकांश बेसर मंदिरों का गर्भगृह जो है वर्गाकार होता है, लेकिन कभी कभी इसका अपवाद भी मिलता है। लेकिन जैसे होयसल शासकों के तहत मंदिरों का गर्भगृह बहुकोणीय ताराकृति के आकार में होता है। यहाँ पर मैंने दिखाया था। अब बेसल शैली मंदिर के कुछ उदाहरण हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे वेल्लूर का चिन्नकेशव मंदिर और महाराष्ट्र का अमरनाथ मंदिर। ठीक है, ये रहा पूरा। इसको मैंने इसलिए बड़ा किया कि आप इससे कोई भी प्रश्न बने मंदिर शैली से तो आप आराम से कर लें। ठीक है, अब लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में बहुत ही सामान्यतः लिखना है। इस प्रकार मंदिर निर्माण की जिस शिखर शैली का प्रारंभ गुप्त काल में होता है, कालांतर में उपर्युक्त शैलियों के रूप में उच्चता प्राप्त करती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये था कि विश्व शांति में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखिए, भारत की श्रमण परंपरा से निकला बौद्ध धर्म ज्ञान, धर्म और दर्शन है। बौद्ध धर्म का प्रवर्तन ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था। बौद्ध साहित्य शांति, अहिंसा और मित्रता पर जोर देता है। ठीक है, विश्व शांति को आगे बढ़ाने में बौद्ध साहित्य की भूमिका को निम्न स्थितियों में देखा जा सकता है। ठीक है, अब इसकी स्थितियां देखिए, बता दीजिएगा। अशोक के स्तंभ शिलालेख और राग शिलालेख घोष विजय के स्थान पर धम्म विजय के गुणों को बढ़ाते हैं। इसने कुछ दशकों तक भारतीय उपमहाद्वीप और पड़ोस में शांति कायम की। ठीक है, इसने स्वतंत्रता के बाद भारत की उपनिवेशवाद विरोधी शांतिवादी विदेश नीति को प्रभावित किया। फिर आधुनिक विश्व में समानता, शांति और अहस्तक्षेप पर आधारित विदेशी संबंधों के फिर भारत और चीन के बीच पंचशील की अवधारणा का प्रयोग किया। यदि यह नीति बड़े देशों द्वारा अपनाई जाती है तो कई संघर्ष अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर वर्तमान में पूरे विश्व में टकराहट की बड़ी वजह धर्म बना हुआ है। बौद्ध साहित्य की बात करें तो यह ईश्वर के समस्त गुणों को तो स्वीकार करता है, किंतु ईश्वर की सत्ता मानने से इनकार कर देता है।
इसका कारण ईश्वर संबंधी अलग अलग मान्यताओं के कारण आपसी टकराव की संभावना जो है वो शांति भंग कर देती है। फिर अगला है, बौद्ध साहित्य प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से कहता है कि समस्त समस्याओं का मूल कारण जो है वह अज्ञानता और तृष्णा है, और वह इन्हें तिरोहित करने के लिए यानी इन्हें खत्म करने के लिए सम्यक ज्ञान अर्थात समस्त अतिवादी विचारों के निषेध पर बल देता है। वर्तमान में हम यहाँ पे हम अगर कोट कर देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा कि वर्तमान में हम यूक्रेन और रूस के मध्य छिड़े युद्ध को इससे संदर्भित कर सकते हैं। जो भी स्थिति रूस और यूक्रेन में है वो देख ही सकते हैं कि अज्ञानता और तृष्णा इसमें है ही। ठीक है, फिर लास्ट में हम निष्कर्ष में लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि बौद्ध साहित्य का मध्यम मार्गी सिद्धांत विश्व शांति के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो वर्तमान की बहुत बड़ी आवश्यक। तो ये रहा आज का दोनों प्रश्नों का मॉडल आंसर, और जिनको भी हमारे उत्तर लेखन में पार्टिसिपेट करना है, मैं उसका लिंक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं और रोज़ क्वेश्चंस वहाँ अपलोड होते हैं, आप लोग लिख कर वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।